जो मानव बस्तियों वाला चैप्टर है वो अपन पढ़ रहे हैं। अपन ने मानव बस्तियों के अंतर्गत नगरीय बस्तियाँ और ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं उनमें अपन ने अंतर पढ़ा था कि किस प्रकार के अंतर उसमें देखने को मिलते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जबकि जो नगरीय बस्तियाँ हैं वो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। हालांकि नगरीय बस्तियाँ जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं उनसे परिवहन के माध्यम से जुड़ी हुई है, और नगरीय जो बस्तियाँ हैं उनके जो सामाजिक संबंध होते हैं वो इतने प्रगाढ़ नहीं होते जिस प्रकार नगरीय बस्तियों के होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के अपन ने 4 प्रकार पढ़े, उसमें से 3 प्रकार अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। गुच्छित बस्तियाँ, गुच्छित बस्तियाँ जो कि जो घर है वो पास पास में रहते हैं और एक ही जगह पर बसावट होती है, उनके खेत खलियान ये सारी चीज़ें जो है वो अन्य जगह होती है और मकान एक जगह होते हैं। तो इस प्रकार के जो आते हैं वो गुच्छित प्रकार के बस्तियों के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा अर्धगुच्छित। अर्धगुच्छित के अंतर्गत ये आता है कि उनके खेत खलियान तो दूसरी जगह होते हैं, लेकिन जो मकानों की बसावट होती है वह थोड़े थोड़े जो मकान होते हैं या अपन को संख्या में कह सकते हैं वो सामान्य दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि कुछ मकान एक जगह और फिर कुछ मकान दूसरी जगह होते हैं। तो इस प्रकार के जो मकान आते हैं वो अर्धगुच्छित के अंतर्गत आते हैं। फिर पल्लीकृत आते हैं। पल्लीकृत के अंतर्गत अपन ये पढ़ते हैं कि इसमें जो पल्लीकृत जो बस्तियाँ होती है वह भौतिक स्वरूप से एक दूसरे से पृथक इकाइयों में बटी हुई होती है और उनको एक ही नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती है उन्हें पल्लीकृत बस्तियाँ कहते हैं। जैसे डाणियाँ हैं, नगला है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस प्रकार का अपने को देखने को मिलता है। अब अपन पढ़ते हैं कि एक अपना छूट गया था परिशिष्ट अथवा एकाकी बस्तियाँ। ये किस प्रकार की होती है? ये जो है इनके जो मकान होते हैं ये एक एक मकान होते हैं और दूरी दूरी पर बसे हुए होते हैं। अपन खेतों में देखते हैं कि एक खेत यहाँ पर है और यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है, दूसरा खेत यहाँ पर और यहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई है। तो इस प्रकार के जो मकान आते हैं या बस्तियाँ आती है, जो झोपड़ियाँ बनी हुई होती है वो परिशिष्ट बस्तियों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि दूर दूर बसे हुए होते हैं। ऐसे वाले जो बस्तियाँ हैं वो अपने को पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पर बड़े बड़े खेत होते हैं वहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो बस्तियाँ होती है वो परिशिष्ट अथवा एकाकी बस्तियों के अंतर्गत आती है। ये तो 4 प्रकार हमने ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे कि नगरीय बस्तियाँ किस प्रकार की, ये उनके प्रकार किस प्रकार के होते हैं। तो नगरीय जो बस्तियाँ हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कि जो नगरीय बस्तियाँ हैं वो किस प्रकार की है, तो प्राचीन नगर बस्तियाँ, फिर मध्यकालीन नगर बस्तियाँ और फिर आधुनिक नगर किस प्रकार से बसे हुए हैं। तो इनका बसावट है वो भी नगरीय बस्तियाँ होती है, उनमें ग्रामीण बस्तियों के विपरीत एक विशेषता पाई जाती है, जो ये है कि इनके जो आकार होते हैं बड़े विशाल होते हैं, इनमें जनसंख्या अधिक होती है। ये बस्तियाँ अनेक प्रकार के अकृषि, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे पहले बताया गया है कि जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो कृषि से संबंधित कार्य करती है या प्राथमिक क्षेत्रों में लगी रहती है, जो कि नगरीय बस्तियाँ हैं वो क्या करती है, वो औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक लगी रहती है या सेवा क्षेत्रों में लगी रहती है। तो इस प्रकार का जो विशेषता है वो इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। और इनका जो विनिमय होता है वो वस्तुओं के माध्यम से, एक परिवहन के माध्यम से होता है और ये परिवहन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। और ये अपन ये कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों नगरीय और ग्रामीण बस्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। अपन अभी नगरीय बस्तियों के जो प्रकार हैं उसमें अपन देखते हैं कि प्राचीन नगर जो हैं वो अधिकतर धार्मिक आधार पर बसे हुए थे, जिनका एक समय में धार्मिक महत्व रहा होता होगा। तो उस प्रकार के जो नगर आते हैं वो प्राचीन नगरों में आते हैं। सबको ध्यान में है कि भारत में जब आप नगरों की व्यवस्थाएं देखते हैं या नगरों के बारे में पढ़ते हैं तो प्राचीन नगर और मध्यकालीन नगर जो राजे रजवाड़े रहे होंगे उस समय के, जो आधुनिक नगर जब औपनिवेशिक काल रहा होगा तो अंग्रेजों ने अपने केंद्र बिंदु के रूप में उन नगरों को बसाया होगा या उनका महत्व बढ़ाया होगा। इस प्रकार का जो विभाजन है वो अपने को नगरीय बस्तियों में, नगरीय जो नगर है किस प्रकार के हैं उनमें देखने को मिलेगा। तो नगरीय बस्तियों में जो नगर है वो 3 प्रकार के हैं। प्राचीन नगर कैसे हैं,
मध्यकालीन नगर कैसे और आधुनिक नगर कैसे। प्राचीन नगरों में वो नगर आते हैं जिनका महत्व भारत में लगभग 2000 वर्षों से अधिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ, यानी कि या तो शिक्षा से जुड़े हुए थे या सांस्कृतिक कारणों से उनका महत्व था या धार्मिक कारणों से उनका महत्व था। तो इस प्रकार के जो नगर आते हैं वो उस समय धार्मिक कारणों से विकास कर पाए, और इसमें से वाराणसी अपन नाम ले सकते हैं, प्रयागराज नाम ले सकते हैं, पाटलिपुत्र बता सकते हैं, मदुरई बता सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नगर हैं उनका धार्मिक कारणों से विकास हो पाया, यानी कि ये धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र बने, इसके कारण से इनका विकास हुआ। तो इस प्रकार के जो नगर आते हैं वह प्राचीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। फिर अपन दूसरा लेते हैं मध्यकालीन नगर। तो मध्यकालीन नगर जो वर्तमान में लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें अधिकांश नगरों का विकास है वो राज्य रजवाड़ों के कारण से राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ होगा, या अपन ये कह सकते हैं कि जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ। ऐसे नगरों में दिल्ली है, हैदराबाद है, लखनऊ है, आगरा है या नागपुर है, ये इस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो नगर है मध्यकालीन नगर वह रहे होंगे जिनका विकास या तो पुराने नगरों के ऊपर हुआ होगा, या तो उनको पहले जो नगर थे वो विध्वंस हो गए, उसके बाद में उन्हीं पर उनका विकास हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि रजवाड़ों के समय जब राजाओं का शासन रहा होगा तब ये राजधानी या राज्यों की मुख्य राजधानी या केंद्र में रहे होने के कारण से इनका विकास हुआ। तो इस प्रकार के जो नगर आते हैं वो मध्यकालीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है अपना आधुनिक का नगर। तो आधुनिक जो नगर है वो अंग्रेजों या अपन ये कह सकते हैं यूरोपियों के भारत में अनेक नगरों का विकास किया। कारण कि उनको आधुनिक नगर है वो औपनिवेशिक व्यापार रहा, उस समय ये विकसित हुए, और कारण ये रहा कि यूरोपियों ने अपने केंद्र बिंदु यानी कि अपने व्यापार के लिए उनको केंद्र बनाया, और केंद्र बनाने के कारण से वो विकसित हुए। तो ये आधुनिक नगरों के अंतर्गत आते हैं। इसमें उन्होंने कुछ नगरों को जैसे मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता है, इनको केंद्र के रूप में विकसित किया, यानी कि या तो तटीय इलाके रहे होंगे जिनसे वहाँ उनका व्यापार आसानी से चल रहा होगा, या इस कारण से रहे होंगे कि वहाँ से वे अपने व्यापारिक केंद्र आराम से चला सके, जिसके कारण से इन नगरों का विकास हुआ और इसके कारण से इन नगरों को वो अत्यधिक प्रभावित कर पाए। तो एक प्रकार से नगरों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है कि प्राचीन नगर किस प्रकार के रहे होंगे, मध्यकालीन नगर किस प्रकार के रहे होंगे और आधुनिक नगर किस प्रकार के रहे होंगे। उसके बाद में एक और आता है कि भारत में जो नगरीकरण हुआ वो किस प्रकार हुआ। एक बाद में जब आधुनिक नगरों का विकास हुआ तो आधुनिक नगरों में एक तो वो नगर आए जब अंग्रेजों के केंद्र रहे, व्यापार के केंद्र रहे, वो हुए। उसके बाद में जैसे जैसे औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, सबको ध्यान में है सबसे पहला औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, अपन ये कह सकते हैं यूरोप में प्रारंभ हुआ। लेकिन जब भारत में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ तो भारत में वो नगर आधुनिक नगरों के अंतर्गत आने लगे जहाँ पर आधुनिक व्यापारिक कंपनियां स्थापित होने लगी या वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने लगी। और इन औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने के कारण से उन नगरों के आसपास भी औद्योगिक नगर बसने लगे। इनमें से कुछ नगरों के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे दिल्ली का जो गांधीनगर है, जमशेदपुर है, या उड़ीसा का अपन कह सकते हैं राउरकेला है। तो इस प्रकार का जो नगर आए वो किस कारण से है, वो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने के कारण से वो आधुनिक नगरों में उद्योगों के कारण से आए। तो अपन इनका प्रकार कर चुके हैं कि महानगर किस किस प्रकार के हैं। तो प्राचीन नगर कौन से, जो धार्मिक आधार पर विकसित हुए या सांस्कृतिक आधार या सांस्कृतिक केंद्र रहे होंगे, उसके कारण से ये विकास कर पाए। तो इस प्रकार के जो नगर आते हैं वो प्राचीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। फिर मध्यकालीन जो नगर आते हैं वो किस प्रकार आते हैं, वो जब राज्य रजवाड़े रहे होंगे और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई होगी या राज्यों के मुख्यालय रहे होंगे, उसके कारण से ये अस्तित्व में आए, तो इनका विकास हुआ। तो इस प्रकार के जो नगर आते हैं वो मध्यकालीन नगरों के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आधुनिक नगर। तो आधुनिक नगर जो है वो किस कारण से आए, या तो अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए या औपनिवेशिक कारण के कारण व्यापार के कारण उनको केंद्र बनाया, है ना। इनमें जो तीन मुख्य नगर आते हैं वो है मुंबई, कोलकाता और
औद्योगिक इकाइयों के अंतर्गत आने लगे। फिर बाद में जो वर्गीकरण दे रखा है भारत में, जो नगरीकरण है वो किस प्रकार है। तो अभी जो जनसंख्या के आधार पर जो नगरों का नगरीकरण है किया गया है कि ये नगर इतनी जनसंख्या से लेकर इतनी जनसंख्या तक जो आएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो जनसंख्या के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार है कि भारत में जनगणना नगरों को 6 भागों में वर्गीकृत करती है। जैसे दे रखा है अपने को कि 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर अथवा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर और 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। और महानगर उसके बाद में जो अधिक जनसंख्या होती है, 50 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले नगर आते हैं वो मेगा नगर के अंतर्गत आते हैं। तो बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है, और एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित बहुत सारी चीजें सामने आती है। यानी कि जो नगर है अपन कहते हैं मेगा नगर, तो मेगा नगर के अंतर्गत जो जुड़ा हुआ नगर आएगा, उसके बाद में उसके आसपास वाले जो नगर आएंगे उनका विकास किस आधार पर होगा, तो ये अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।